नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त इस यूट्यूब चैनल पर आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और ये घटना चक्र की बुक है, जो कि आप सभी को मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि घटना चक्र बुक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 1 है, देखिए आरओ एआरओ में प्री 2016 का सवाल है ये। तो कितना इंपॉर्टेंट है मैं कुछ नहीं आप सभी को बताऊंगा। आप सब लोग बहुत जानकार हैं, क्योंकि आप लोग आरओ एआरओ जैसे बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता है और 3 से 4 महीने बाद एग्जाम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 दिन तक के अंदर सारा सब्जेक्ट का एमसीक्यू आप सभी के लिए लाया जाए। तो मेरी कोशिश तो ये है, आपका कोशिश आप अपने प्रति कितना करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें पूछा गया कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाले स्तंभ पर ध्यान देना, हर शब्द पे ध्यान देना, नहीं तो फिर सवाल नहीं कर पाओगे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। क्या पूछा गया, किसका लेख मिलता है। 4 ऑप्शन है, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां, दारा शिकोह, ठीक है, औरंगजेब। अब बताना उत्तर। तो पहले उत्तर जान लो। उत्तर सही होगा ए, यानी कि जहांगीर का लेख मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग और ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रयाग प्रशस्त समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। इसकी रचना, ध्यान सुनना, इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन ने की। किसने की? इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन ने की। कनिंघम के अनुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था, लेकिन क्या हुआ बाद में कि अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद, जो कि इस समय प्रयागराज का नाम है, इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख है, ये चीज़ ध्यान देना। इसमें और भी कुछ लेख है, वो भी जान लो। इसमें रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। तो अगर पूछ लिया जाए कभी कि इसमें जहांगीर का लेख है, हाँ, तो वो तो है ही। साथ ही साथ आपको अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए जो निर्देश दिए थे, उसके बारे में भी इसमें उत्कीर्ण है। तो देखो, आप एक सवाल के साथ साथ आपको 2 से 3 सवाल मालूम हो चुका है। यानी कि जो ये पहले कौशाम्बी में था, फिर अकबर के समय में अकबर ने इसको कौशाम्बी से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया, ठीक है। आप सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्रश्न नंबर 2 है, 1 मिनट। इसमें कहा जा रहा है कि शक विजेता माफ करिए, किसे जाना जाता है। इस शब्द पे ध्यान देना, गौर करना। शक विजेता पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन और भी हैं। पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चौथा है कुमार गुप्त। अब उसका उत्तर जान लो, काफ़ी अच्छा सवाल है। 1 मिनट। प्रश्न नंबर जो 2 है, इसका सही उत्तर होगा आप सभी के सामने सी यानी कि 1 मिनट, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी लोग ले लो, बहुत अच्छा सवाल है। ध्यान से सुनना कि सवाल क्या था। 1 मिनट। इसमें क्या पूछा गया है? 1 मिनट। शक विजेता, ठीक है, उसका उत्तर आप सभी को पता चल गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब थोड़ा सा जानकारी और ले लो। देखो, माफ करिए, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। जो चंद्रगुप्त द्वितीय उनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। अब आगे सुनो। पश्चिम भारत के अंतिम शक शासक जो थे रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था। शकों को हराने के कारण, ध्यान देना, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की इन अन्य उपाधि सकारिक भी है। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी चलवाए। अब सुनो, मोटे मोटे तौर पर शक विजेता किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। उनको एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं विक्रमादित्य। अब क्या हुआ कि जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो शक के
शासन करने वाले राजा थे, इनका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। उनको हराने के बाद ये नाम इनको मिला शक विजेता। और जब ये इन्होंने उनको हरा दिया तो उसके बाद में इसी के मतलब उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ें। देखो, अगर ये वीडियो कोई यूपी पीसीएस का बच्चा देख रहा है, मतलब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम वो देना चाहता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो क्या है कि पेपर लगभग एक ही जैसा आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह पेपर बहुत 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 बेस्ट है। आर ओ के लिए तो है ही, साथ में यूपी पीसीएस के लिए भी पेपर बहुत, मतलब जो ये वीडियो चल रहा है बहुत शानदार है। अब प्रश्न नंबर 3 है आप सभी के सामने। इसमें कहा गया है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा बाहर का, हल्का फुल्का ट्रेन का, तो ये सब हल्का फुल्का आवाज़ आ जाता है, इस सब पे ज़्यादा गौर नहीं करना है आपको। पहले प्रश्न नंबर 3 सुनो। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो 3 का सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चंद्रगुप्त द्वितीय का और नाम क्या है। ये चीज़ मैंने अभी बात किया है, तो ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम हो चुका। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लो। अब देखो, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है, जिसको गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था। जो इन्होंने सिक्का जारी किया उस समय गुप्त काल में उसको रुपयक या रूपक कहा जाता था, ठीक है। बस इतना ही जानकारी इंपॉर्टेंट इसके लिए। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। इसमें है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। बहुत अच्छा सवाल है। तो 4 का सही उत्तर होगा, एक मिनट जाइए, बी होगा दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि दिनार। अब थोड़ा सा जानकारी आप लोग और ले लो। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। रजत सिक्कों को गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 5 पे। यहाँ पे है कि मंदसौर प्रशस्त किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बोल सकते हो। तो देखो, प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका डी, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। देखो क्या है कि कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन मतलब उनके समय में, उनके समय जब वो कह सकते हो कि उस समय थे, उस समय जब उनका शासन था, तो उसी दौरान समकालीन मतलब कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि था। उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्त की रचना की थी। मंदसौर प्रसिद्ध कुमारगुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। इस चीज़ की जानकारी आपको मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। अब ये मंदसौर प्रसिद्ध जो है ये कुमारगुप्त से संबंधित है, और इसका कह सकते हो कि जो रचना है वत्स भट्ट ने किया, जो कि एक कवि थे, और इसमें ज़्यादातर करके कुमारगुप्त के प्रथम जो ये हैं, जिनका ऑप्शन में लगाया है, इनके बारे में विवरण मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े। समझ में आया? कोई दिक्कत जरूर लिख दिया करो भाई, हो सकता है हमसे भी कुछ गलती हो जाती होगी, तो आप लोग जरूर लिख दिया करो। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। अब वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था, इसके बारे में जानना है आप सभी को। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा सी, यानी लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु वारंगल प्रसिद्ध था। ये चीज़ ध्यान देना। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। वारंगल में कौन से समुदाय के लोग ज़्यादा रहते थे, वो है अगरिया। मैं लिख देता हूँ, ध्यान देना। कभी भी किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है। ये गा है, ये ध्यान देना, गा है अगरिया, ठीक है। अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना अगरिया लोगों का मतलब परंपरा थी उनकी, ठीक है। ये इनका एक कह सकते हो खानदानी या फिर परंपरा व्यवसाय था, ठीक है। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 7 है, योग के आविष्कारक कौन थे। आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है, मुझे ज़्यादा अगर मैं ना भी बताऊं तब भी आपको मालूम है। सही उत्तर होगा सी, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। प्रश्न नंबर 8 है आप सभी के सामने। मीमांसा के प्रणेता थे, तो मीमांसा के प्रणेता कौन थे। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा जेमिनी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। अब देखो क्या है ना, मीमांसा दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। मीमांसा दर्शन को 2 भागों में बांटा गया। पहला है पूर्व मीमांसा। पहला क्या है, पूर्व मीमांसा। दूसरा है उत्तर मीमांसा, ठीक। पहला है पूर्व, दूसरा है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जेमिनी थे। कौन थे, जेमिनी, जो कि ये है। जबकि ध्यान देना, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रणेता जो थे वो बादरायण थे। कौन थे, बादरायण, यही है, ठीक। समझ में आया। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है, और ये है घटना चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जान लो। बार बार ऐसा वीडियो मुझे नहीं लगता कि किसी ने बनाया होगा आप सभी के लिए। और आर का मैंने खुद देखा था कि अभी टेस्ट सीरीज एक आध यूट्यूब चैनल पर छोड़ दिया जाए, एक आध, वो भी एकदम नहीं,
अभी कोई नहीं बना रहा है। तो भाई साहब इसका प्रैक्टिस कर लो, फ़ायदा आपके लिए है। और अब मैं इसके आगे क्या ही बोलूँ। अब प्रश्न नंबर 9 है आप सभी के सामने। यहाँ पर दो सूची दिया गया है, एक सूची एक है, ये है दूसरी सूची। इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो पहले इसका उत्तर जान लो। उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। यानी कि अगर बात करें हम, सी है ना, तो ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है, डी का 4। यानी कि वल्लभाचार्य का संबंध होगा पुष्ट मार्ग से। बी का होगा यानी कि रामानुज का संबंध होगा 3 से, ठीक है। और सी यानी कि माधवाचार्य का संबंध होगा 1 से, यानी कि अद्वैतवाद। और डी यानी कि शंकर का संबंध होगा 4 से, यानी कि अद्वैतवाद। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में लिखो। प्रश्न नंबर आ जाइए 10 पे। इसमें है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर जानो। पहला होगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, इंपॉर्टेंट सवाल है। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश प्रतिहार वंश था, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो थे वो नागभट्ट थे। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने यानी कि नागभट्ट जी ने मलेश शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, ठीक है। और जो मलेश शासक थे, मतलब मलेच्छ शासक थे, वो अरब के शासक थे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्रश्न नंबर 11 है। इसमें थोड़ा सा आप सभी को धुंधला दिख रहा होगा। अभी इस घटना चक्र का पीडीएफ बन रहा है, तो मैंने सोचा पीडीएफ जब तक बनेगा जब तक आप सभी का बहुत कुछ लॉस हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो क्यों ना आप इसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ। खाली आपको मैं नहीं बैठने दूंगा, ठीक है। नहीं तो अगर पीडीएफ बनता तो वीडियो 7 से 8 दिन बाद आती, लगभग दिवाली के बाद, तो आप सभी का घाटा हो जाता। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 11 है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो 11 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि कन्नौज तथा प्रयाग में। ये चीज़ ध्यान देना। कहाँ किया था? कन्नौज तथा प्रयाग, यानी कि प्रयागराज में। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाइए। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? अच्छा सवाल है। 12 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि भितरी स्तंभ लेख से। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो भाई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में भितरी नामक स्थान से भितरी स्तंभ लेख मिला है। ये चीज़ जानकारी ले लो। अब ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। इतना आप जानकारी पहले रखो। इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। स्कंदगुप्त का युद्ध किससे हुआ था? हूण से, ठीक है। एक मिनट, जो हूण ये इनसे हो, ठीक, समझ में आया? और ये है भितरी स्तंभ लेख। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया, ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पूछा गया नहीं। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तीसरा भी ऑप्शन होगा। इसका उत्तर होगा इत्संग सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 पे आइए। एक मिनट। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? यहाँ सही सुमेलित नहीं है। देखो सवालों पे ये चीज़ गौर किया करो। नहीं पूछा गया है ना, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में नहीं को नहीं ध्यान देते हैं। वाह क्या बात है, नहीं को नहीं ध्यान देते। एक सूची में कुछ राजवंश के नाम है, दूसरी सूची में सिक्कों की धातु है। तो बताना है कौन से राजवंश का किससे संबंधित है। तो 14 का सही उत्तर होगा सी यानी कि सातवाहन का स्वर्ण, यानी कि क्या पूछा है? सुमेलित नहीं। यानी कि आपको क्या समझ में आया? आपको वो बताना है कि कौन किससे संबंधित नहीं है। देखो कुषाण का संबंध होगा स्वर्ण एवं ताम्र पात्र की सिक्काएं से। ये चीज़ सही है, ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। गुप्त का होगा स्वर्ण एवं रजत, लेकिन सातवाहन का संबंध स्वर्ण सिक्के से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? जो नहीं हो तो नहीं में यही हो जाएगा। और कलचुरी का संबंध होगा स्वर्ण रजत एवं ताम्र। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ तो आपको उत्तर पता चल गया, लेकिन अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि क्या कुषाण का संबंध स्वर्ण एवं ताम्र धातुएं के सिक्कों से है, तो आपको बताना है हाँ ये है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लिया जाए अगर आपकी इच्छा हो तो। देखो कुषाणों ने सर्वाधिक, ध्यान देना, कुषाणों ने सर्वाधिक सबसे ज़्यादा शुद्ध मतलब अच्छे क्वालिटी के सिक्के, ठीक है। फिर से सुनो, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र एवं रजत सिक्के भी चलवाए थे, जबकि गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत
के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि सातवाहन ने कौन से सिक्के भाई चलवाए थे। अगर इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलवाए तो कौन से सिक्के चलवाए, तो इसका उत्तर होगा चांदी, तांबा, पोटीन। यहाँ होना चाहिए, यहाँ चांदी होता, चांदी, तांबा, पोटीन, अगर ये नाम होता तो सही होता। यानी कि सातवाहन शासक ने चांदी, तांबा, पोटीन जैसे धातुओं के सिक्के उन्होंने चलवाए थे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। कोई सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दो, उससे संबंधित आप सभी का निवारण किया जाएगा। और हो सकता है कि देखो क्या है कि गलती थोड़ी छोटी मोटी अगर आपको लगता है तो हो सकती है, लेकिन हमारा कोशिश पूरा है कि आप सभी को घटना चक्र की जितनी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री में, मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक और साइंस टेक्नोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर 20 नवंबर के अंदर सारा चीज़ें करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहो, अच्छे रहो। जय हिंद, जय भारत।